Hello viewers, I Dr. S.B.K. Lal welcome you all in my YouTube channel। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का चैप्टर 1 विज्ञान और मापन पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि विज्ञान क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि मापन क्या है, उसके बाद ये भी देखेंगे कि विज्ञान और मापन में क्या संबंध है। ठीक है, तो विज्ञान के लिए अंग्रेजी में शब्द है साइंस। तो साइंस जो शब्द है वो कहाँ से निकला है? तो साइंस शब्द जो है निकला है साइंटिया से निकला है। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? साइंटिया का अर्थ होता है जानना। उर्दू में विज्ञान को इल्म भी कहते हैं, तो उसका भी अर्थ होता है जानना। अब ऐसा है कि बहुत बच्चे से, छोटे से ये सिखाया जाता रहा है कि विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, विज्ञान विशेष ज्ञान। ठीक है, लेकिन जो जो आप आगे बढ़ते जाते हैं तो थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड बढ़ते चला जाता है और फिर अलग अलग ढंग से उसको परिभाषित कर सकते हैं। जब आप IAC में जाएंगे तो देखेंगे विज्ञान के बारे में जो और वैज्ञानिक लोग हैं या दार्शनिक लोग हैं, उन्होंने इसको कैसे परिभाषित किया है। यहाँ हम कुछ एक दो ठो परिभाषा, दो चार परिभाषा आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं अंग्रेजी और हिंदी में। आप इसको देखिए। ठीक है, तो मोटा मोटी है कि शब्द जो विज्ञान के लिए अंग्रेजी में शब्द है साइंस, और साइंस निकला है साइंटिया से। साइंटिया का अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। तो विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, या हम जब कोई चीज़ को सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? तो प्रयोग के द्वारा और परीक्षण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। तो भारतीय भवन का जो किताब है, जो आपको कृत्यानंद प्रसाद, निरंजन कुमार सिन्हा और जयंती अशोक के द्वारा लिखा गया है, उस किताब में परिभाषा दिया गया है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ इस हिसाब से ये परिभाषा को दिया है। ये भी परिभाषा बहुत ठीक है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। जनरली हम बच्चों को ये परिभाषा याद करवाते हैं, लेकिन अगर मतलब आप थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इससे ये रखना चाहते हैं, कंसर्न रखना चाहते हैं, और थोड़ा सा अगर ज़्यादा आप जागरूक हों इस चीज़ को लेकर के, तो हम इसकी यहाँ पर 2 4 5 परिभाषा आपको लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप उसको देखिएगा, बोर्ड पर भी लिख दिए हैं। तो देखिए आप इसको कि साइंस इज़ द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ एनीथिंग, अर्थात किसी वस्तु के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 बात हो गई, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड। तो इसको याद रखिए। फिर है कि साइंस इज़ द वे टू रिवील्स द नेचर्स लॉ, विज्ञान प्रकृति के नियमों का प्रकटीकरण है। मतलब प्रकृति का नियम जिससे उद्घटित होता है, प्रकटीकरण होता है, प्रकट होता है, उसी तरीका को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि विज्ञान प्रकृति के नियमों को प्रकटीकरण करने का एक तरीका या पद्धति, या प्रकृति के नियमों को उद्घटित करने का या उद्घाटित करने का या प्रकाश में लाने का एक तरीका या पद्धति का नाम विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद भी और परिभाषा सब आप इसको कर सकते हैं, जैसे साइंस इज द नॉलेज विच इज़ गेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज़ बीइंग डन केयरफुली एंड सिस्टमेटिकली। विज्ञान वैसे ज्ञान को कहते हैं जो परीक्षण से प्राप्त होता है, तथा यह परीक्षण सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। अब इसको समझ लीजिए, जैसे अब मतलब ऑक्सीजन बनता है लैब में, तो बहुत हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म करना है, और उसको कैसे रखना है, टेढ़ा रखना है, कैसे कसना है उसको। तो उसमें अब पहले क्या होता था कि अभी भी वही है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को आप गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनता है, लेकिन सीधे आप गर्म कर देंगे तो बहुत हाई टेम्परेचर लगेगा। तो उसमें जो है उत्प्रेरक लगाते हैं, क्या लगाते हैं? तो पोटेशियम क्लोरेट को लगाते हैं। तो ये कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? ये परीक्षण से प्राप्त हुआ। प्रयोग करने से वैज्ञानिकों ने जाना कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को भी आप गर्म कर देंगे तो ऑक्सीजन गैस बन जाएगा, लेकिन भैया उसको सीधे आप गर्म करके आप ऐसा जो करेंगे, उसके तुलना में अगर उसको थोड़ा सा
पोटेशियम क्लोरेट मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कम टेम्परेचर पर करना होता है गर्म, और आसानी से जो है ऑक्सीजन गैस मिल जाता है। तो उसी हिसाब से और भी उदाहरण को हम देखेंगे। फिर देखिए एक अलग इसमें हम परिभाषा सबको लिख दिए हैं आपको, इस परिभाषा सबको ध्यानपूर्वक आप देखिए, ठीक है। तो यही परिभाषा सब है इसमें है, साइंस इज द सिस्टमेटिक एंड एस्टेब्लिश्ड नॉलेज ऑफ एनीथिंग, अर्थात किसी वस्तु के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। साइंस इज द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ एनीथिंग, किसी वस्तु के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसके बाद है साइंस इज द वे टू रिवील्स द नेचर्स लॉ, विज्ञान प्रकृति के नियमों का प्रकटीकरण अर्थात एक तरीका या पद्धति है। उसके बाद आप देखेंगे साइंस इज द नॉलेज व्हिच इज गेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट एंड दैट एक्सपेरिमेंट शुड बी डन केयरफुली एंड सिस्टमेटिकली, विज्ञान वैसे ज्ञान को कहते हैं जो परीक्षण से प्राप्त होता है तथा यह ज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किया जाना है या किया जाता है, ठीक है। उसके बाद भी आप देख लीजिए, साइंस कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना इन मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल एंड यूज द नॉलेज सो गेन्ड टू प्रेडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमेना। इस हिसाब से हम साइंस का अलग अलग डिफिनेशन को समझ सकते हैं। तो इसमें आपको जो इतना समझ लीजिए कॉमन चीज़ है कि आप विज्ञान में जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वो कैसे प्राप्त हुआ है, तो एक्सपेरिमेंट से हुआ है, प्रयोग से हुआ है। और कैसे ये हुआ है, तो ये सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट से हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है, तो सावधानी पूर्वक करना है। अभी हम ऑक्सीजन गैस जो बनाने के बारे में चर्चा किए थे कि ऑक्सीजन गैस आप बना रहे हैं, तो इस ऑक्सीजन गैस को मैग्नीज डाइऑक्साइड को गर्म करने पर आप सीधे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रयोग से जाना गया कि नहीं, जब उसमें पोटेशियम क्लोरेट को आप मिला देते हैं तो क्या होता है कि ये गैस कम टेम्परेचर पर प्राप्त हो जाता है। तो इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। उसी और भी अन्य उदाहरण से इसको आप समझ सकते हैं कि मतलब ओम्स लॉ हो या मतलब शल्य क्रिया में ट्यूमर निकालते हैं, तो इतना एक्सपेरिमेंट सब किया गया है। कैसे होता है, सावधानी पूर्वक ही करना है, ठीक है। अब उसके बाद विज्ञान एवं उसकी शाखाएं के बारे में देखिए। विज्ञान को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान निर्जीव वस्तुओं से संबंधित विज्ञान है, ठीक है। जो निर्जीव पदार्थ है या उससे घटना है, संबद्ध घटना है या जुड़ा हुआ घटना का अध्ययन जिसमें होता है, उसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक है भौतिकी और दूसरा है रसायन। उसी हिसाब से आप देखेंगे कि जो निर्जीव वस्तु से संबंधित जो विज्ञान है वो हो गया भौतिक विज्ञान। तो जो सजीव वस्तु से, जीवित पदार्थ से और उसकी घटनाओं से संबंधित है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो जीव विज्ञान बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक है भौतिकी और रसायन। उसी हिसाब से जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी का मतलब होता है प्राणी विज्ञान, ठीक है। इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक हो गया वनस्पति विज्ञान और दूसरा हो गया मतलब प्राणी विज्ञान। अब इतना ही नहीं है, अब पहले ज़माने में अरस्तु और प्लेटो के ज़माना में क्या होता था, एक ही आदमी दर्शन, मीमांसा, विज्ञान, गणित, साहित्य, कला, सब सारा चीज़ का जानकार होता था। एक ही आदमी इतना बड़ा विद्वान होता था कि उसके दिमाग में या यूँ कह लीजिए उसके क्षमता में, उसके बस में था कि अब वो बहुत सारे विषयों का अध्येता और जानकार होता था। लेकिन अभी क्या होता है, अभी आप देखिएगा कि एमएससी में मैथमेटिक्स अगर फिजिक्स से करने जाइए तो देखिएगा एक पेपर में जो है को 10 आदमी मिल करके पढ़ा रहे हैं एक पेपर में। तो फिजिक्स के भी बहुत सारे टाइप्स हो गए हैं, क्लासिकल फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, ऑप्टिक्स है, हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स है, जनरल फिजिक्स है, एकॉस्टिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, एस्ट्रो फिजिक्स है, सोलर फिजिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जियो फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारा। उसी हिसाब से केमिस्ट्री को देख लीजिए
बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, थर्मल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी हिसाब से बॉटनी को देख लीजिए, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, साइटोलॉजी, कितना सारा ब्रांच है। तो उसी हिसाब से जूलॉजी को देख लीजिए, पीसी कल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स। इस हिसाब से एक विषय का भी इतना सारा जो भाग है। एक वर्गीकरण को पढ़ने के लिए बायोलॉजी में एक किताब ही है टेक्सोनोमी, उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चूँकि भौतिकी आज पढ़ा रहे हैं तो हम भौतिकी का परिभाषा आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो भौतिकी का भी 2-3 परिभाषा हम लिख दिए हैं कि भौतिकी वह विज्ञान है जो प्रकृति के मूलभूत नियमों, ठीक है, नियमों की व्याख्या करता है, या नियमों को जिसके माध्यम से हम समझते हैं, या प्राकृतिक घटनाओं का हम इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेचुरल फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, या ये कह सकते हैं कि प्रकृति, ये पदार्थ और ऊर्जा के अनोन्य क्रिया के का हम इसमें अध्ययन करते हैं, या नेचुरल फिनोमेना का अध्ययन करते हैं। इस हिसाब से 2-3 परिभाषा भौतिकी का हम लिख देने का कोशिश किए हैं। लेकिन देखिए, ये भी कहा जाता है कि विदाउट मैथ फिजिक्स इज नथिंग बट टू ए फिलोसफी। अगर फिजिक्स में से मैथ को हटा दीजिए तो फिजिक्स क्या बचेगा? फिजिक्स जो है सो महज एक दर्शन बच जाएगा। तो इसीलिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फिजिक्स इज दैट कार्ट which moves on the wheels of mathematics। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको भौतिक विज्ञान हो गया, जिसमें अब जो है सो अब जो ये विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, कौन सी पर आधारित है? तो विज्ञान ये मापन पर आधारित है। तो मापन किसका हो सकता है? तो मापन भौतिक राशि का ही हो सकता है। अगर जो भौतिक राशि नहीं है उसका आप मापन नहीं कर सकते हैं। ओनली द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटी व्हिच इज़ नॉट द फिजिकल क्वांटिटी और मे नॉट बी ट्रीटेड और मे नॉट बी कंसिडर्ड, यू मे से द क्वांटिटी व्हिच इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी द फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, तो वैसी राशि जो भौतिक राशि नहीं है उसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। अब कोई माता अपने बच्चों को प्यार करती है तो कितना प्यार करती है, तो उसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। यू कांट मेजर द लव। उसी हिसाब से कोई आपको इनवाइट किया, चाय पिलाया, तो चाय बहुत मीठी है, तो कितनी मीठी चाय है, तो उसको आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। कोई गुलाब का फूल है, बहुत खूबसूरत है, तो कितना खूबसूरत है वो, तो उसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कोई आपसे घृणा करता है, कितना घृणा करता है, तो उसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ ये हुआ कि मापन जो संभव है वो भौतिक राशि का ही संभव है। ठीक है, तो भौतिक राशि का ही मापन संभव है। अब मापन क्या प्रक्रिया है? तो मापन जो है मात्रक से तुलना करने की प्रक्रिया है। मापन क्या है? तो मापन यो किसी जो मानक है, स्टैंडर्ड है, उससे हम तुलना करके भौतिक राशि का मापन करते हैं। तो फिर मात्रक क्या है? तो मात्रक जो है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी भौतिक राशि के सदृश एक मानक की आवश्यकता होती है, उसी मानक को हम मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी ए स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हिच एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो मात्रक के लिए को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं, यूनिट। आगे आईएससी में आप पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। यहाँ आप सिर्फ विज्ञान और मापन है तो यूनिट का थोड़ा सा चर्चा कर दिया है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों ने समझा कि विज्ञान मापन पर आधारित है, और मापन किसका हो सकता है? तो मापन सिर्फ भौतिक राशि का ही हो सकता है। ठीक है, तो भौतिक राशि के बारे में आप जानिए कि भौतिक राशि क्या है। तो भौतिक राशि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में हम व्यक्त करते हैं, ठीक है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। द लॉ ऑफ फिजिक्स इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब उसके बाद होता है कि भौतिकी के
भौतिक राशियों का हम मापन करते हैं, कौन चीज़ से करते हैं? तो ये मानक से तुलना करके करते हैं, मात्रक के सहायता से करते हैं। अब ये जो मात्रक है किसी राशि का के मापन को पूरा एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, उसका पूरा विवरण देने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक होगा मात्रांक, दूसरा होगा ये मात्रक, का दूसरा होगा संख्यांक। जैसे हम कहते हैं 5 किलो, तो 5 किलो में क्या होगा? एक हो जाएगा ये 5 हो जाएगा मतलब ये संख्यांक, किलो हो जाएगा मात्रक। ठीक है, इसी हिसाब से आप देखिए 5 kg है तो उसमें ये 5 हो गया संख्यांक, किलोग्राम हो गया मात्रक। उसी हिसाब से देख लीजिए कि फिर अब मतलब 5 सेकंड है तो 5 हो गया संख्यांक, एस जो सेकंड हो गया मात्रक। आप कहते हैं 500 किलोमीटर, तो 500 हो गया संख्यांक, किलोमीटर हो गया मात्रक, यूनिट ऑफ लेंथ। और यह है किलोग्राम क्या है? तो यूनिट ऑफ मास। सेकंड क्या है? तो यूनिट ऑफ टाइम। तो किसी राशि के पूर्ण विवरण के लिए, उसको पूरा अभिव्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक हो जाएगा मात्रक, दूसरा हो जाएगा संख्यांक। ठीक है, इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। अब भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? अब हम लोगों ने सीखा कि विज्ञान मापन पर आधारित है, और मापन किसका होता है? तो भौतिक राशि का होता है। और भौतिक राशि के मापन के बाद जो है सो उसको पूरा विवरण करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, संख्यांक और मात्रक। अब क्वेश्चन उठता है कि भौतिक राशि क्या किसे कहते हैं? तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में हम व्यक्त करते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। अब भौतिक राशि कितने तरह के होते हैं? तो भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं आधारी भौतिक राशि या मूल भौतिक राशि या बेस फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा हो गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में बोलें तो उसको हम कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब आधारी भौतिक राशि किसे कहते हैं? आधारी भौतिक राशि वह भौतिक राशि है जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता हो। ठीक है, अब जैसे आप हैं, कोई लड़का है तो लड़का किस पर निर्भर है? माता पिता पर निर्भर है। लेकिन माता पिता किस पर निर्भर है? तो माता पिता किसी पर निर्भर नहीं, वो आत्मनिर्भर है। तो हो गया आधारी राशि, आधारी भौतिक राशि। बेटा किस पर निर्भर है? तो पेरेंट्स पर निर्भर है। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो जैसे यूनिट ऑफ मतलब ये आपको लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तो ये हो गया आधारी भौतिक राशि। और जो मीटर प्रति सेकंड हो गया, मतलब ये तो त्वरण हो गया, या मतलब वेग हो गया, ये सब जो राशि है ये क्या हो गया? व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब इसी से आप दो चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने सीखा कि मतलब भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है? तो भौतिक राशि दो प्रकार का होता है। एक होता है आधारी भौतिक राशि या दूसरा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो उसी हिसाब से मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं आधारी मात्रक, दूसरे को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक का अंग्रेजी होता है फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। ठीक है, और डिराइव्ड दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट, जिसका हिंदी मतलब होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक वो है जो स्वतंत्र मानी जाती है, अर्थात दूसरे मात्रक पर निर्भर वो नहीं करता है, और व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर करता है। या दूसरे शब्द में कहिए तो ऐसे भी कह सकते हैं कि आधारी भौतिक राशि के मात्रक को हम आधारी मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या समझना है? तो उसके बाद समझना है, जब हम इसको भौतिक राशि को समझ गए तो अब इसकी आवश्यकता या इसकी सार्वभौमिकता या विश्वसनीयता, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कि अब कौन कौन सी पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से वस्तु का मापन होता है। ठीक है, तो दुनिया में ये मात्रक के पूरे समूह को, किसी भी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को हम कहते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। जितना भी आपको यूनिट है, यूनिट ऑफ लेंथ हो गया, यूनिट ऑफ मास हो गया, यूनिट ऑफ टाइम हो गया, तो सारा का सारा जो यूनिट जिसमें पूरा समाहित हो तो वो हो जाएगा यूनिट ऑफ
सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं, या मात्रकों की पद्धतियाँ कहते हैं, या सिस्टम ऑफ। तो इसी हिसाब से हो गया। तो इसी हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं कि मात्रकों के पूरे समूह को, जिसमें पूरा मात्रक आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है। तो इसमें आपको जो है आधारी भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, हर प्रत्येक चीज़ का हम इसमें मापन कर सकते हैं भौतिक, इसके माध्यम से, सिस्टम ऑफ यूनिट के माध्यम से। तो हम लोग ये आधारी भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि को पढ़े हैं, अभी देखे हैं। अब इसके बाद इसको समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है। तो जैसे अब सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, क्या हो गया, तो सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को हम मात्रकों की पद्धति कहते हैं। अब ये जैसे आप FPS हो गया, फुट पाउंड सेकेंड हो गया, तो फुट हो गया यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड हो गया यूनिट ऑफ मास, और सेकेंड हो गया यूनिट ऑफ टाइम। उसी हिसाब से सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो इसको बोलते हैं संक्षेप में CGS सिस्टम। ठीक है। तो CGS सिस्टम जो हो गया, तो इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो सेंटीमीटर हो गया यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम हो गया यूनिट ऑफ मास, सेकेंड हो गया यूनिट ऑफ टाइम। उसी हिसाब से एक पद्धति है MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड जो पद्धति है, इसमें क्या होता है, तो यूनिट ऑफ जो लेंथ हो गया वो हो गया मीटर, यूनिट ऑफ मास हो गया किलोग्राम, ये यूनिट ऑफ टाइम हो गया सेकेंड। इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब ये यूनिट ऑफ जो सिस्टम है, MKS, FPS या मतलब CGS, ये जितना भी सिस्टम है, ये सब पूरा दुनिया में एक यूनिवर्सल होना चाहिए, इसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको शर्ट, कुर्ता पैजामा बनाना है या समीज सलवार बनाना है, और उसमें 4 मीटर कपड़ा लगता है। तो आप यहाँ मान लीजिए दरभंगा में 4 मीटर कपड़ा खरीदे, या पटना में हो जाएगा 3 मीटर, तो कैसा हो जाएगा। या कोई सामान आप तार है यहाँ खरीदिए दरभंगा में 5 मीटर, और दिल्ली में हो जाए वो 4 मीटर, तो कैसा हो जाएगा। तो विश्वसनीयता ये ख़त्म हो जाएगी। तो ज़मीन का भी है भी। अब जैसे यहाँ बिहार में आप लेते हैं, यहाँ दरभंगा में 1905 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है, पटना में 1350 स्क्वायर फीट का होता है, रांची में 700 स्क्वायर फीट का होता है। तो पूरे दुनिया भर के जो वैज्ञानिक लोग थे, माप तौल के वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए जिसमें इसकी विश्वसनीयता हो, जो यूनिवर्सल हो। तो इसीलिए पूरे दुनिया के जो माप तौल विभाग के जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो इकट्ठा होते रहते हैं, इकट्ठा होकर के कहते हैं कि कैसे सब चीज़ का मापन हो। अब जो मतलब दुनिया में तो बहुत ज्ञान बढ़ गया, फिजिक्स में भी बहुत ज्ञान बढ़ गया। अब मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कितना सारा ब्रांच है, तो सबके लिए ये मापन चाहिए। तो 1960 ईस्वी में पेरिस के निकट एक जगह है सेवरे, उस सेवरे जगह में 11वां माप तौल विभाग का महासम्मेलन हुआ, मतलब जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट का जो है पूरे दुनिया का महासम्मेलन हुआ। ये हर एक विभाग का होता है, फिजिक्स का कांग्रेस होता है, केमिस्ट्री का कांग्रेस होता है, इतिहास का कांग्रेस होता है। इसमें बड़े बड़े जो विद्वान लोग होते हैं संबंधित विषय के, तो विद्वान लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होकर के वो लोग जो है सब अपना अपना विचार रखते हैं, भाषण देते हैं, फिर जो है सब एक दूसरे पर अपना ये कोई नियम पास हुआ, कोई व्याख्या हुआ, तो इस हिसाब से चलता है। ठीक है। तो इसी हिसाब से माप एवं तौल विभाग का जो है
सो कांग्रेस हुआ। कहाँ हुआ? तो फ्रांस में हुआ। फ्रांस में कहाँ? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, उसके नज़दीक एक जगह है सेवरे। उस सेवरे नामक जगह पर क्या हुआ? तो 1960 ईस्वी में, अक्टूबर 1960 में माप तौल का महासम्मेलन आयोजित किया गया। तो फ्रेंच भाषा में ही उसका जो नाम पड़ा। एक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कहा कि एक ऐसे सिस्टम का प्रादुर्भाव होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम माप तौल का होना चाहिए जो पूरा दुनिया में यूनिवर्सल हो। ये नहीं कि अब दरभंगा में ज़मीन लेते हैं तो 1905 स्क्वायर फीट होता है, पटना में 1305 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है, लेकिन वर्ग फीट के हिसाब से वो नहीं चलेगा। एक कट्ठा का मतलब जैसे यहाँ अलग हो गया, पटना में अलग हो गया, तो यूनिवर्सल इसको हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब 1000 स्क्वायर फीट ले रहे हैं ज़मीन, तो पटना में भी उतना ही होगा, दरभंगा में भी उतना ही होगा, दिल्ली में भी उतना ही होगा। लेकिन पूरे दुनिया में जो माप तौल का यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ मास, वो अलग अलग है। इसी हिसाब से जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग ये यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ टाइम हो जाता है। अब जैसे यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर भी हुआ, मीटर भी हुआ, किलोमीटर भी हुआ, गज भी हुआ, ये सब यूनिट ऑफ लेंथ ही है। लेकिन आप दिल्ली में अगर ज़मीन लेते हैं तो ज़मीन मिलता है गज में। बीघा क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ ही है। कट्ठा क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ ही है। मीटर क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ ही है। फुट क्या है? तो यूनिट ऑफ लेंथ ही है। तो FPS सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ जो होता है वो होता है फुट। और अगर आप MKS सिस्टम में बात कीजिए तो यूनिट ऑफ लेंथ हो गया मीटर। तो इस हिसाब से होता है। तो दुनिया भर के जो वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने सभा की पेरिस में, फ्रांस में, और कहा कि इसको, ये माप और तौल का जो ये मामला है, इसको यूनिवर्सल होना चाहिए, सार्वत्रिक होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए। पूरे पृथ्वी पर जो है इसको एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। तो इसी को ध्यान में रख करके माप तौल के 11वें कांग्रेस में जो ये सभा में एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति का ये प्रकाश में आया, और इसका नामकरण, मूल नामकरण जो है फ्रेंच भाषा ही में हुआ। फ्रेंच भाषा ही में इसका मूल नामकरण किया, और इसका नाम रखा गया सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। क्या नाम रखा गया? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और संक्षेप में बोलें तो ये हो जाता है SI यूनिट्स। और मतलब हिंदी में बोलें तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है। तो इस हिसाब से अब हम लोग आगे देखेंगे इस चीज़ को कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है। तो मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, ये दुनिया भर में के माप एवं तौल विभाग के जो वैज्ञानिक लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वो इकट्ठा होकर के इसका सूत्रपात किए, ये इसका प्रादुर्भाव हुआ, ये प्रकाश में आया। ठीक है। इसके बाद इसमें जो 11वां माप तौल का जो कांग्रेस था, जो 1960 में हुआ, तो उस समय में 6 आधारी मात्रक ही थे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, इसी का मात्रक इसमें शामिल किया गया था। लेकिन फिर 1970 में 14वें माप तौल का महासम्मेलन हुआ, तो उसमें 7वें आधारी मात्रक मोल को भी उसमें जोड़ दिया गया। ठीक है। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक है सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण का मोल। तो इस हिसाब से SI यूनिट में 7 आधारी मात्रक हुआ। एक हो गया यूनिट ऑफ लेंथ, या हम कह सकते हैं लंबाई का मात्रक, तो ये हो गया मीटर, उसके लिए संकेत होता है M। उसी हिसाब से द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, उसके लिए संकेत हो गया kg। इसी हिसाब से समय का मात्रक हो गया सेकेंड, उसके लिए संकेताक्षर हो गया S, या यूँ कह लें सिंबल। उसके बाद होता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, उसके लिए SI मात्रक हो गया एम्पियर, संकेत अक्षर में बोलें तो A। उसी हिसाब से ताप या तापमान का होता है केल्विन, तो उसके लिए संकेताक्षर हो गया K।
उसी हिसाब से ज्योतीय तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो उसका मात्रक होता है कैंडेला, उसको हम संक्षेप में CD से लिख सकते हैं। तो उसी हिसाब से पदार्थ का परिमाण, तो उसका हो जाएगा मोल। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या सब सीखा? हम लोगों ने सीखा कि विज्ञान मापन पर आधारित है और मापन के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। और मात्रक क्या होता है? तो एक मानक होता है जिससे तुलना करके हम भौतिक राशि का मापन करते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि अलग अलग पद्धतियां हैं मात्रकों की, वो है जैसे FPS हो गया, CGS हो गया, MKS हो गया, SI सिस्टम हो गया। तो SI सिस्टम में का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। 1960 में इसकी स्थापना हुई, या यूँ कहे कि इसका प्रादुर्भाव हुआ। इसमें पहले 6 माने मात्रक, आधारी मात्रक थे, बाद में 7 हो गया। तो उसी हिसाब से हुआ, जैसे मतलब FPS हो गया, CGS हो गया, MKS हो गया, उसी हिसाब से एक सिस्टम हो गया SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मूल नाम फ्रेंच भाषा में, तो इसका मूल ये नाम हो गया सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, तो उसमें 1970 में 14वीं माप तौल के बाद इसमें हो गया 7 गो मूल मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण का मूल। इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2 संपूरक मात्रक भी हैं, संपूरक राशियां हैं, उसका भी मात्रक है। तो समतल कोण के लिए रेडियन, घन कोण के लिए स्टेरेडियन। तो इस हिसाब से हो गया। अब उसमें कुछ बारीकी सब है लिखने के लिए, कि जैसे मतलब ये आपको एब्रीविएशन सब के बारे में है, या इसको कैसे लिखना है। जैसे किसी भी वाक्य को हम शुरू करते हैं तो कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर से करते हैं ना। तो उसमें है कि आप जो है मात्रकों को अंग्रेजी नाम के कैपिटल लेटर से शुरू नहीं कीजिए। जैसे एम्पियर होता है ना, तो उसको आप 1 एम्पियर अगर लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर से उसको नहीं शुरू कीजिए। उसके बाद इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे 5 ग्राम्स जो कोई लिख देता है, तो 5 ग्राम्स नहीं लिखना है, 5 ग्राम ही लिखना है। उसके बाद जो है सो मतलब शॉर्ट में लिखते हैं ना आप, जैसे 5 किलो है, 5 किलोग्राम, तो 5 kg लिख देते हैं। तो उस हिसाब से आपको जो ग्राम के लिए GM नहीं लिख सकते हैं, इसका सबका बना हुआ है। इसके लिए एब्रीविएशन GM नहीं होकर के G हो जाएगा। उसी हिसाब से किलो के लिए जो है सो कैपिटल के G नहीं लिखना चाहिए, स्मॉल मतलब जो है सो ये आपको इसको लिखिए, ये एक कैपिटल में लिखिए, एक स्मॉल में लिखिए। कैपिटल में पूरा इसको आप ये नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपको मतलब ये 3 kg जो लिखेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे? 3 स्मॉल में kg में लिखेंगे, कैपिटल में नहीं लिखना है। उसी हिसाब से केल्विन के लिए K लिखना है। तो ये सब बातों की जानकारी आपको होगी। कुछ व्यवहारिक मात्रक भी, जैसे थर्मामीटर से आप बुखार नापते हैं, तो 43.3 डिग्री जो ये होता है, क्या होता है? ये सेल्सियस होता है। ये अब ये बोलते जो हैं कि बुखार 97 है, 98 है, तो ये क्या है? तो ये फ़ारेनहाइट है। तो इसी हिसाब से जब मात्रक का हम अध्ययन करते हैं तो हमको कन्वर्सन लास्ट में हम बताएंगे कि एक जो पद्धति से दूसरे पद्धति में हम कैसे इसको परिवर्तित कर देते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको ये करेंगे। उसके अलावा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सफिक्स के बारे में, ये प्रीफिक्स के बारे में। इसको कहा गया है मानक SI उपसर्ग, या जो है स्टैंडर्ड SI प्रीफिक्सेज। प्रीफिक्स क्या होता है? तो प्रीफिक्स जो है किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो किसी शब्द के अर्थ में, जैसे अब मैंने मिली है, उसके लास्ट में मीटर लगा दीजिए तो मिलीमीटर हो गया। किलो है और उसके बाद में मीटर लगा दीजिए, किलोमीटर हो गया। तो माने प्रत्यय होता है बाद में लगता है, उपसर्ग क्या होता है? तो पहले लगता है। तो प्रीफिक्स जैसे मीटर के पहले लगा दिए तो ये हो गया
मिलीमीटर। उसी हिसाब से अगर मीटर के पहले माइक्रो लगा दीजिए तो माइक्रोमीटर। उसी हिसाब से अगर मीटर के पहले नैनो लगा दीजिए तो नैनोमीटर। उसी हिसाब से अगर मीटर के पहले फेमटो लगा दीजिए तो फेमटोमीटर। तो ये दुनिया में जो है, जब आप भौतिकी की बात करेंगे तो बड़ा से बड़ा यूनिट को भी नापना है। अब ब्रह्मांड का कितना व्यास है, ब्रह्मांड की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, आकाश कितना बड़ा है, या फिर छोटा में लीजिए तो आपका जो का पढ़ते हैं वो किताब का पेज कितना बड़ा है। तो इन सारे चीज़ों का इसमें अध्ययन आपको करना पड़ेगा। तो पेज को नापने के लिए मीटर में नापिएगा तो कैसे होगा? उसी हिसाब से अब एटम का न्यूक्लियस कितना है तो उसको मीटर में नापिएगा तो कैसे होगा? वायरस का आकार कितना बड़ा होता है तो उसको माइक्रोन में नापते हैं। तो उसी हिसाब से ये SI जो प्रफिक्स है उसके मदद से हम बड़े से बड़े दूरी और छोटे से छोटे दूरी को माप सकते हैं। बड़ा से बड़ा समय और छोटा से छोटा को हम माप सकते हैं। तो इसको लिखने का क्या ट्रिक है, कैसे इसको याद रखना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये मानक जो SI उपसर्ग है, या आप यूँ कह लीजिए कि स्टैंडर्ड SI जो प्रफिक्सेज है उसको फिजिक्स में यूनिट में इसीलिए समाहित किया गया है ताकि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे दूरी को आराम से लिखा जा सके, व्यक्त किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे कि व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने के लिए इसमें तो मतलब आधारी राशि में 7 मात्रक है, लेकिन व्युत्पन्न जो राशि है, व्युत्पन्न जो राशि का जो मात्रक उसका संख्या तो बहुत हो जाएगा। तो उसमें हम इस चैप्टर में हम ये भी करेंगे कि ये नामकरण कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। तो इसमें जो नामकरण है वो सुविधा के हिसाब से भी किया जाता है, और दूसरा है बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सम्मान देने के लिए किया जाता है। अब जैसे कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है, अब कोई पूछ देगा आपको कि ऊर्जा का क्या मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल भी है, वाट भी है, कैलोरी भी है। तो फिर इसमें इंटर रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है कि एक मात्रक जो है उसका दूसरे मात्रक में क्या होता है। ठीक है, तो जैसे 1 इंच का होता है मतलब 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 फुट का 12 इंच होता है, या 12 इंच का 1 फुट होता है। तो इस हिसाब से हमको जानकारी रखनी चाहिए। तो इस सब जो है दुविधा का अंत हो जाता है। जैसे आपको 300 केल्विन है, तो 300 केल्विन बराबर क्या होगा, तो उस जितना केल्विन है उसमें से 273 घटा दीजिए तो डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से एक चीज़ को दूसरे में कैसे परिवर्तन करना है इसका भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो मानक उपसर्ग है उसको याद रखने का टेक्निक करेंगे, तो हम लिख करके भी आपको बताते हैं आगे कि कैसे हो गया। जैसे आप उसको याद रखना है तो सीधे उसको 10 बार 20 बार पढ़िए। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। और फिर मिली के पीछे में लिख दीजिए 10⁻³ और उसे -3 जोड़ते जाइए। तो 10⁻³ हो गया मिली, फिर उसमें -3 जोड़ दिए तो 10⁻⁻6 हो गया माइक्रो, फिर उसमें -3 जोड़ दिए तो 10⁻⁻9 हो गया नैनो, फिर उसमें -3 जोड़ दिए तो -10⁻12 हो गया पिको, फिर उसमें -3 जोड़ दिए तो 10⁻15 हो गया फेमटो, फिर उसमें -3 जोड़ दिए तो 10⁻18 हो गया एटो। इस हिसाब से ये हो गया, ये छोटे छोटे दूरी के लिए हो गया। अब 10⁻³ बराबर होगा 1/10 × 10 × 10 मतलब 1/1000 हो गया। लेकिन आज अगर बड़ा दूरी है तो उसके लिए क्या प्रफिक्सेज होगा, तो उसके लिए प्रफिक्सेज होगा किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इसमें भी यही टेक्निक करना है, इसके पीछे 10⁻³ लिख देना है, फिर उसमें 3 जोड़ते जाना है। तो किलो हो गया 10⁻³, मेगा हो गया 10⁻6, जीगा हो गया 10⁻9, टेरा हो गया 10⁻12, पेटा हो गया 10⁻13, एक्सा हो गया 10⁻18। 3 इसमें हम जोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोगों ने देखा कि
मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। फिर उसके बाद उसमें जो 7 आधारी मात्रक हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। तो उसके लिए जो अलग अलग क्या सब मात्रक है, तो लंबाई के लिए हो गया मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ताप के लिए केल्विन, ज्योतीय तीव्रता के लिए कैंडेला, पदार्थ का परिमाण के लिए मोल। तो इस हिसाब से इस मात्रक को याद रखना है। और फिर 2 संपूरक राशियां हैं, उनके भी मात्रक हैं। समतल कोण अर्थात प्लेन एंगल के लिए हो गया रेडियन, घन कोण के लिए हो गया स्टेरेडियन। रेडियन का जो सिंबल हो गया RAD, स्टेरेडियन के लिए हो गया SR। इस हिसाब से हमको याद रखना है। उसके बाद मानक उपसर्ग को याद रखना है। मानक उपसर्ग में क्या होता है, तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। और उसके बाद ये किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ये मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो ये हो गया छोटे दूरी के लिए। स्मॉल मतलब जो क्वांटिटी है उसके लिए। ये हो गया लार्ज। एक हो गया माइक्रो लेवल और दूसरा हो गया मैक्रो लेवल। तो माइक्रो किसको बोलते हैं, जो मतलब स्मॉल स्केल टाइप का जो होता है, छोटे छोटे स्तर के लिए, लेवल के लिए, तो हो गया माइक्रो। और जो बड़े लेवल के लिए हो गया मैक्रो। ठीक है, तो इस हिसाब से हो गया। तो हम लोगों ने सीखा मानक एसआई उपसर्ग के बारे में। अब उसके बाद अभी हम चर्चा कर रहे थे कि नामकरण। तो अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है, मीटर का नाम मीटर ही क्यों है, लीटर का नाम लीटर ही क्यों है। तो ये हो गया नामकरण, जो ये भौतिक राशि का नाम ये ही क्यों है। तो वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि भारत ही में लीजिए ना, भारत में जो है विलस्त हो गया, लग्गी हो गया, परमाणु हो गया, अणु हो गया, ये सब क्या है, ये सब यूनिट ऑफ लेंथ ही ना है। तो इसी हिसाब से मस्सा हो गया, छटाक हो गया, रत्ती हो गया, तोला हो गया, तो ये सब क्या है। तो इस हिसाब से क्षेत्रीय हिसाब से जहाँ जैसे मापन होता था किसी भौतिक राशि का, उस हिसाब से नामकरण हुआ। तो अब हम इसके बारे में सीखेंगे कि किसी भौतिक राशि का नामकरण कैसे होता है। तो एक है सुविधा, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है कि सम्मान देना। ठीक है, तो अब जैसे न्यूटन को लीजिए, तो न्यूटन बल के क्षेत्र में कितना काम किया। बल का पूरा परिभाषा ही न्यूटन के एक गति नियम से निकलता है। न्यूटन का जो द्वितीय गति नियम है उससे बल का परिभाषा निकलता है। बोलते हैं ना, किसी असंतुलित बल के द्वारा उत्पन्न किया गया तुरंत बल के समानुपाती तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा बल की दिशा त्वरण के दिशा में होती है, या संवेग परिवर्तन के दर को हम जो है सो बल कहते हैं, या बल जो है प्राप्त होता है संवेग परिवर्तन के दर से। ये संवेग तो वो कैसे, तो कितना काम किया था न्यूटन ने बल में के क्षेत्र में। तो न्यूटन को सम्मान देने के लिए बल का मात्रक न्यूटन रख दिया गया। और भी मात्रक है, मतलब डाइन भी एक मात्रक है बल का, तो इस हिसाब से भी है। तो दूसरा तरीका क्या है कि अब बल का क्या फार्मूला होता है, F बराबर होता है ma मास और इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का यूनिट और जो एक्सीलरेशन का यूनिट दोनों को गुना कर दीजिए, तो मास का होगा किलोग्राम, एक्सीलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स का यूनिट हो गया। तो फोर्स का जो यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसके लिए आप जो है सो एक मात्रक न्यूटन के समान में न्यूटन रखा गया। तो इस हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से दाब का जो है परिभाषा होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का क्षेत्र क्या होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का होता है वर्ग मीटर। तो एसआई मात्रक इसका हो सकता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या संक्षेप में कहिए तो nm स्क्वायर इसका मात्रक हो सकता है। लेकिन nm स्क्वायर के जगह पर इसका एक अन्य मात्रक भी प्रचलन में है, पास्कल। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी हिसाब से एटमॉस्फेरिक जो ये होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर मापते हैं गैसीय दाब के लिए, तो उसमें उसको संक्षेप में लिखते हैं ATM से। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है।
तो वो क्या होता है, उसको भी आप पास्कल में माप सकते हैं। तो 1 ATM जो होता है, जिसको हमने कहा न्यूटन पर मीटर, क्योंकि दाब बराबर होता है ना बल बटा क्षेत्रफल, तो 1 ATM बराबर क्या होगा, 1.013 गुने 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो गया, नामकरण हो गया। इतना ही नहीं है, अब जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल क्यों, वो भी सम्मान देने के लिए। जूल जो है ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, ऐसे फिजिसिस्ट हुए हैं, ऐसे भौतिक वेत्ता हुए हैं, भौतिक शास्त्री हुए हैं जिन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। तो उनके सम्मान में जो ऊर्जा का मात्रक क्या रख दिया गया, जूल रख दिया गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2-3 उदाहरण देखें। एक देखें पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल होता है, पास्कल के सम्मान में रखा गया है। बल का मात्रक जो न्यूटन है, न्यूटन के सम्मान में रखा गया है। उसी हिसाब से उष्मा का मात्रक जो जूल है, वो जूल के सम्मान में रखा गया है। उसके अलावा जैसे ताप है, तो ताप का मात्रक केल्विन भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, सेल्सियस भी होता है। तो कौन सा यूज होता है, कौन सा करना चाहिए, तो ये सुविधा का गणित है। तो इस हिसाब से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए। तो इस हिसाब से सुविधा का गणित है, और सुविधा ही के लिए जो है सो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ। इसका जो हम अभी चर्चा किए हैं, तो ये सुविधा ही का गणित है। अभी हम थोड़ा चर्चा किए हैं, इसको थोड़ा सा हम लिख करके भी समझा दे रहे हैं। इसको देखिए शॉर्ट में कि कैसे मतलब ये हुआ। तो अब सुविधा के हिसाब से तो आप कर सकते हैं कि आपको ये है, लेकिन मासा तौला मतलब जो बिलस्त लगी कड़ी के हिसाब से तो आप पूरा दुनिया में नहीं ना कर सकते हैं। या फिर दिल्ली में गज में ज़मीन किन रहे हैं तो दरभंगा में भी तो नहीं खरीद सकते हैं, पटना में भी नहीं खरीद सकते हैं, रांची में नहीं खरीद सकते हैं। तो इसी हिसाब से पूरे दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर के माप तोल के 11वें कांग्रेस में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब नींव रखा। तो इसमें हमको याद रखना है 1960 ईस्वी सेवरे, पेरिस के नज़दीक एक जगह, जहाँ इसका मतलब ये 11वीं माप तोल के महासम्मेलन में ये इसका प्रादुर्भाव हुआ। इसमें 14वें माप तोल का सम्मेलन 1970 में हुआ। इसमें जो है सो एक अन्य मात्रक जोड़े गए, जिस मात्रक का नाम है मोल, जो पदार्थ के मात्रा का जो है सो मात्रक है। इस हिसाब से हम लोगों ने एसआई यूनिट को समझा। अब एसआई यूनिट में 7 आधारी राशि हो गए, और फिर उसके बाद 2 संपूरक राशि हो गई, उसका भी मात्रक इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने मात्रकों की पद्धतियों को पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो अलग अलग 7 आधारी राशि हैं उसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद जो संपूरक राशि है, समतल कोण, घन कोण, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उसके अलावा फिर जो है मानक एसआई उपसर्ग हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसको भाषण के बाद फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा लिख करके भी आपको बताएंगे, कुछ टेक्निक सब भी बताएंगे कि कैसे मानक उपसर्ग सबको याद रखना है। ठीक है, तो इसको आप देखिए। तो अब चर्चा तो हम कर चुके हैं, अब इसको फिर से आप दोहरा लीजिए कि ये प्रफिक्स क्या होता है। तो प्रफिक्स होता है, उसको हिंदी में बोलें तो उसको बोलते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के शुरू में लग जाता है, शब्दांश है जो शब्द के शुरू में लग कर के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। अब मीटर है, तो मीटर कितना बड़ा होगा, आप उसमें मिली लगा दीजिए, तो सीधे उसका जो साइज कितना हो जाएगा, 1/1000। मतलब एक जो मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻³ मीटर। मतलब 1/1000 मीटर। 1 मीटर में 1000 से भाग दीजिएगा तो मिलीमीटर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हो गया। छोटे छोटे दूरी के लिए मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, इसको आप लिख लीजिए। इसमें फिर क्या करना है, तो -3 से जोड़ते जाइए, तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। और फिर उसी हिसाब से किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, तो 10⁻³ में 3 को जोड़ते जाना है। इस हिसाब से ये हो गया सफिक्स प्रफिक्स के मदद से।
हाँ, उसके अलावा जो 7 आधारी मात्रक हैं और 2 व्युत्पन्न मात्रक हैं, तो उसको हम लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का अध्ययन करने के तो हम लोगों ने सीखा कि मात्रकों के पद्धति में एसआई यूनिट्स और एसआई यूनिट में 7 मूल मात्रक, फिर 2 व्युत्पन्न मात्रक, उसके अलावा मात्रक का मानक एसआई उपसर्ग, मतलब एसआई यूनिट में ये जो अलाउड है उपसर्ग, तो इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। उसके अलावा जो एक मात्रक को दूसरे मात्रक में जो हम कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में, जैसे 12 इंच का 1 फुट हो गया, तो यही सब इसमें पूरा पढ़ना है। इसको अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं तो फिर ये हो गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर सब है, उसको देख लेना है। तो मोटा मोटी हो गया कि इसमें जो उपसर्ग है उसको ध्यान रख लीजिए, उसको याद कर रखने का टेक्निक याद रख लीजिए। आप कितना याद रखिए कि 10⁻³ मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, उसी हिसाब से 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर बराबर 1 मतलब मीटर, मतलब 1 मीटर में मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख से भाग दीजिएगा तो माइक्रोमीटर होगा। माइक्रोमीटर क्या होता है? छोटा छोटा जो मतलब बैक्टीरिया ये सब को जो आप नापते हैं, या उससे भी छोटा छोटा चीज़ को नापते हैं, एटॉमिक रेडियस को नापते हैं, तो सबको आप इस उपसर्ग के मदद से व्यक्त कर सकते हैं। तो याद रखने के लिए टेक्निक याद रख लीजिए, पहले लिख लीजिए मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, उसके बाद पीछे में 10 10 10 10 लिख दीजिए। एक के बाद उसके 10⁻³ दे दीजिए, और फिर उसको -3 जोड़ते जाइए। तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, 10⁻³ मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर बराबर 1 मीटर। उसी हिसाब से 10⁻⁻9 नैनो के लिए हो गया, पिको के लिए 10⁻⁻12, फेम्टो के लिए 10⁻⁻15, एटो के लिए 10⁻⁻18। तो ये हो गया आपका मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो छोटी दूरी के लिए, माइक्रो लेवल के लिए, माइक्रोस्कोपिक के लिए। आज जब मैक्रोस्कोपिक अर्थात बड़ी दूरी के लिए है तो हो जाएगा किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो इन बातों को ध्यान रखना है, इनको समझना है। इसके बाद हो गया आपको नामकरण, उस पर हम लोग ने चर्चा किया। ये हो गया सुविधा के हिसाब से नाम पड़ता है, और दूसरा हो गया महान वैज्ञानिकों को आदर देने के लिए। ठीक है, ये हो गया। तो बस अब इसको हम जल्दी ही पूरा समाप्त कर देंगे इस चैप्टर को। तो इसमें आप जो मानक उपसर्ग है उसको बढ़िया से याद कर लीजिए, लिखने का टेक्निक याद कर लीजिए, 10 बार पढ़िए तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, 10⁻³ लिख देना है, और उसमें -3 जोड़ते चला जाना है। 10⁻³ 10⁻6, तो किलो मिली के लिए हो गया 10⁻⁻3, माइक्रो के लिए हो गया 10⁻⁻6, नैनो के लिए हो गया 10⁻⁻6, पिको के लिए हो गया 10⁻⁻12, फेम्टो के लिए हो गया 10⁻⁻15, एटो के लिए हो गया 10⁻⁻18। उसी हिसाब से किलो के लिए हो गया किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। किलो के लिए हो गया के, मेगा के लिए हो गया एम, जीगा के लिए हो गया जी, टेरा के लिए हो गया टी, पेटा के लिए हो गया एफ, एक्सा के लिए हो गया ई। तो इस हिसाब से याद रखना है, और फिर उसमें 3 जोड़ते जाना है। जैसे 10⁻³ किलो हो गया, 10⁻6 मेगा हो गया, 10⁻9 जीगा हो गया, 10⁻12 टेरा हो गया, 10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्सा। अब इसमें बड़े दूरी को कन्वर्ट कैसे करना है, तो वो भी 1 मिलीमीटर, जैसे 1 मिलीमीटर तो 10⁻³ मिली हुआ ना, तो 10⁻³ मीटर बराबर हो गया, मैंने 1 मिलीमीटर बराबर हो गया 10⁻³ मीटर। ठीक है, इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। उसी हिसाब से अगर मतलब 1 माइक्रोमीटर की बात होगी, ये बहुत छोटी दूरी के लिए होगा। अब 1/1 लाख मीटर मन जो होगा तो वो हो जाएगा, माने 1 माइक्रोमीटर बराबर हो जाएगा 1/1 लाख से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा माइक्रोमीटर।
तो इसका प्रीफिक्स का यही सुविधा है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दूरी को इसमें आप माप सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, हम आपको एक उदाहरण दे करके बताते हैं। जैसे पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, कोई पूछेगा कि पृथ्वी कितना बड़ा है, तो आप कैसे कह पाइएगा उसको? तो आप इस प्रीफिक्स की मदद से आप कर सकते हैं 6.4 गुने 10⁻6 मीटर। उसी हिसाब से कोई पूछेगा पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो आप इसको कह सकते हैं 6.0 गुने 10⁻24 किलोग्राम। तो उसी हिसाब से जो वायरस का आकार है, या परमाणु का व्यास है, या परमाणु का रेडियस है, या इलेक्ट्रॉन का वजन है, सारा चीज़ को आप इसके आगे केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे कैसे आप इसको ये किए। ठीक है, अब कुछ नामाकरण पर चर्चा किए हैं, इस पर कुछ कुछ हम लिख भी देते हैं नामाकरण के बारे में। तो मोटा मोटी बात ध्यान में रखिए कि नामाकरण जो होता है ये किसी मात्रक का, तो उसमें दो बातें ध्यान में रखनी है। एक हो गया सुविधा के लिए और दूसरा हो गया वैज्ञानिकों को सम्मान देने के लिए। तो जैसे कोई पूछेगा कि बल का मात्रक क्या होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? हम बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो न्यूटन क्या है? तो न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है। तो क्यों वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा? तो हम लोग जाने कि न्यूटन जो है बल के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है, तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए बल का मात्रक न्यूटन रखा गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हो गया, तो इसको ध्यान में रखिए। उसके अलावा जूल के बारे में अभी चर्चा किए हैं, और जो है सो मतलब जूल के अलावा भी पास्कल है, दाब का मात्रक होता है ना पास्कल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं ना पास्कल में, तो वो भी हुआ। तो ये भी सुविधा का गणित है। नहीं तो अगर आपको ये पता नहीं हो, जैसे न्यूटन बल का मात्रक क्या है ये पता नहीं हो, फार्मूला आता हो, तो फिर उसको आप निकाल सकते हैं। F बराबर फार्मूला होता है F बराबर ma। तो मास का क्या होता है? मास का होता है किलोग्राम, और उसका मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया, तो मास का हो गया किलोग्राम, एक्सीलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग इसमें कुछ कुछ सीखने का कोशिश किए, बताने का कोशिश किए। इसको पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। और कुछ कुछ चीज़ सब टेक्निक भी है। जैसे मतलब आपको आपके पास स्केल मिस हो गया हो, चाहे कोई पूछेगा फीट कितना बड़ा है, तो दोनों हाथ को जोड़ करके आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि 12 इंच का 1 फीट होता है, 1 फीट दोनों अंगूठा से अंगूठा को ऐसे करके जो आप कीजिएगा तो वो हो जाएगा। तो इस सब से आप इस यूनिट को समझ सकते हैं प्रैक्टिकली। आप इसको बढ़िया से कि 1 मीटर कितना बड़ा होता है, 1 इंच कितना बड़ा होता है। कांटी उटी से खरीदते हैं ना, तो बोलते हैं ना आधा इंच का कांटी दीजिए, 1 इंच का कांटी दीजिए। तो प्रैक्टिकली भी आप यूनिट को बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। ठीक है, तो दो बात हमको ध्यान में रखना है कि ये नामाकरण जो मात्रक का होता है वो होता है एक सुविधा के हिसाब से, और दूसरे वैज्ञानिकों को आदर रखने के लिए। और तीसरी बात है कि एकाधिक जो मात्रक है तो उसमें आपको इंटर रिलेशनशिप ध्यान में रखना है। तो उसी हिसाब से जैसे 1 इंच बराबर हो गया 2.54 cm, 1 फुट बराबर 12 इंच, या 12 इंच बराबर 1 फुट, और 1 फुट बराबर 30.48 cm, या 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर। तो इस हिसाब से हमको याद रखना है। वीडियो को आप पूरा देखिए, इसको मैंने इससे लाभ उठाइए, इसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। संक्षेप में भी हम इसको पूरा कर दिए हैं, सब चीज़ पर चर्चा किए हैं। लगभग हम इस कोशिश किए हैं कि पूरा चैप्टर को इसमें ये करें। तो इसमें मुख्य रूप से कुछ कन्फ्यूजन होगा आपको। जैसे आप पूछेगा कहीं पर कि लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, या यूनिट ऑफ लेंथ का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो उस कंडीशन में आप याद रखिए कि प्रकाश वर्ष होता है। उसको भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं, चर्चा किए हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। ऑफ कोर्स किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, लेकिन जब सबसे बड़ा यूनिट ऑफ लेंथ की बात होगी तो हो जाएगा प्रकाश वर्ष। इस हिसाब से इसको पूरा पढ़िए, वीडियो को अंत तक देखिए,
लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर आपको मैंने वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो टिल लास्ट। हैव ए नाइस डे। थैंकिंग यू। तो पूरा आप इसको देखिए। इसमें जो आपको कमी सब नज़र आ रहा हो तो उसको बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, फिर हम इसको दूर करने का कोशिश करेंगे। और इसी हिसाब से आपके सुझाव को ध्यान रखते हुए अपने कमी को सुधारते हुए फिर और भी आगे वीडियो देंगे। और हम कोशिश करेंगे कि मतलब 9th 10th फिर 11th 12th सब क्लास के लिए आपको हम फिजिक्स पर वीडियो दें। और अगर आपको इसमें कुछ मदद मिले इसको आपके पढ़ने में, अभी शुरू हो रहा है 9th का, तो इसीलिए हम शुरू से ही वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। पूरा देखिए और फिर आपका दिन शुभ हो इसी कामना के साथ। थैंक यू वेरी मच।